नमस्कार मित्रों, आपका फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कल के लिए आप लोग मुझे क्षमा करेंगे क्योंकि कल मैं आप लोगों से कह के गया था कि मैं कल आप लोगों को नेक्स्ट कक्षा पढ़ाऊँगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण कल मैं कक्षाएं नहीं ले पाया। आज हम वापस से पुनः रूबरू होते हैं और मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि मैं आप लोगों को संविधान के साथ साथ कल्चर का भी अध्ययन कराऊंगा। तो मैं उसी अंदाज में, जिस अंदाज से आप लोगों को कल्चर पढ़ाते आया हूँ, ठीक उसी तरीके से मैं आज आप लोगों को राजस्थान की कला व संस्कृति के एक ऐसे टॉपिक जो राजस्थान के प्रमुख त्यौहार एवं मेले, ये राजस्थान की कला व संस्कृति का ऐसा टॉपिक है कि प्रत्येक एग्जाम में इसके प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी की भी परीक्षाएं दीजिए, निम्न स्तर से हम स्टार्ट करते हैं, BSTC से लेकर के हाईएस्ट तक अगर हम चलते हैं, बढ़ते हैं, तो प्रत्येक परीक्षा में राजस्थान के त्यौहार एवं मेलों में से आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। विगत कई सारी परीक्षाओं में आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग भी इन प्रश्नों को गलत करके आए होंगे, लेकिन आपसे आज से मेरा एक वादा है कि आप मेरे चैनल को, मेरी इस कक्षा को पूरी देखेंगे तो आपके कभी भी लाइफ में त्योहार एवं मेलों से संबंधित प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। तो बच्चों, ज़रूर आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखें ताकि आप लोगों के काम आ सके। तो मैं आप लोगों को आज परिचित करवाता हूं राजस्थान के प्रमुख त्योहार एवं मेलों से। देखो, आप लोग सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि त्योहार एवं मेले हैं, ये त्योहार एवं मेले आते किस सन के अनुसार है, किस संवत के अनुसार आते हैं। त्योहार एवं मेलों का संबंध किस संवत से होता है, ये बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए। तो बच्चों, आप ध्यान रखेंगे कि जो त्योहार हैं, इन त्योहारों का संबंध शक संवत से होता है। जरा मैं अपनी राजस्थानी लैंग्वेज में आता हूं और आप लोगों को उसी में बताता हूं ताकि आप लोगों को बढ़िया और अच्छे तरीके से समझ सके। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि त्योहारों का संबंध कौन से संवत से होता है, तो आप लोग बता देंगे कि त्योहारों का संबंध शक संवत से होता है। अब हमें ये देखना होगा कि शक संवत की शुरुआत किसने की। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, शक संवत की शुरुआत राजा कनिष्क ने की थी। शक संवत की शुरुआत किसने की थी बच्चों? राजा कनिष्क ने की थी। राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में, आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे, राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में हूणों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में, हूणों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में जो इन्होंने शक संवत की शुरुआत की थी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि हम त्योहार एवं मेले पढ़ रहे हैं। त्योहार एवं मेलों का जो संबंध होता है वह शक संवत से होता है और शक संवत की शुरुआत राजा कनिष्क के द्वारा की गई थी। ये 78 ईस्वी में इन्होंने हूणों पर विजय प्राप्त की थी और हूणों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इन्होंने शक संवत की बच्चों शुरुआत की थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इस शक संवत की अगर हम बातचीत करते हैं, इस शक संवत को बच्चों में इतिहास के अनुसार अगर जोड़ते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे हमारे अधिकांश ग्रंथों के अंदर जो शक संवत की तिथियां आती है, आप लोग लेख देखेंगे तो भी शक संवत की तिथियां आप लोगों को मिलेगी। पुरातात्विक विभाग के स्रोत देखे या ऐतिहासिक स्रोत देखे, सभी में आपको शक संवत की तिथियां मिलेगी। और हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को, हमारे दर्शन को जानने के लिए शक संवत यहाँ पर दे रखा होता है काफ़ी बार। इसलिए हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने 22 मार्च 1957 के दिन, आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है बच्चों, 22 मार्च 1957 के दिन इसी शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है, तो आप लोग बता देंगे भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। और इस शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब मान्यता दी गई, तो आप बता देंगे 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता दे दी गई। बच्चों, ये जो शक संवत है ये चंद्रमा पर आधारित है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। शक संवत किस पर आधारित है? चंद्रमा पर आधारित है। शक संवत और विक्रमी संवत, जरा आप लोग ये थोड़ी सी बात समझ लेंगे। ये ईसा मसीह जो मैं कर देता हूं 0 ईस्वी, इधर मैं कर देता हूं शक संवत, और बच्चों इधर मैं कर देता हूं विक्रमी संवत।
आप लोगों को पता होगा विक्रमी संवत की शुरुआत 57 ईसा वर्ष पूर्व, बच्चों ध्यान रखेंगे 57 ईसा वर्ष पूर्व विक्रमादित्य जो उज्जैन के राजा हुआ करते थे, विक्रमादित्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। विक्रमादित्य के यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध खगोल शास्त्री रहते थे वराहमिहिर, और वराहमिहिर ने इस विक्रमी संवत के निर्माण में काफी योगदान दिया, ये आप ध्यान रखेंगे। शक संवत की जो शुरुआत की गई थी बच्चों, ये की थी 78 ईस्वी में, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और 0 ईस्वी के दिन ईसा मसीह से सूली पर लटक गए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जैसे अभी सन 2020 ईस्वी चल रही है, तो 2020 ईस्वी और इनमें आपस में अगर हम संबंध देखते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे विक्रमी संवत अंग्रेजी कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे रहेगा। आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में सन 2020 चल रहा है, तो कौन सा विक्रमी संवत चल रहा होगा, आप 57 ऐड कर देंगे 2020 में, तो विक्रमी संवत निकल करके आ जाएगा। लेकिन जो शक संवत होगा ये आप लोग ध्यान रखेंगे, हमारा जो अंग्रेजी कैलेंडर है, हमारा जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है बच्चों, उससे 78 वर्ष पीछे रहेगा। अगर आप 2020 में से 78 माइनस कर देंगे तो जो भी उत्तर आप लोगों के पास आएगा वो हमारा क्या होगा, शक संवत होगा। तो आप लोग ये भी बात ध्यान रखेंगे, सीधे सीधे अर्थ के अंदर आप लोग इसे ले लेंगे कि अंग्रेजी कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर से विक्रमी संवत 57 वर्ष आगे, जबकि शक संवत 78 वर्ष पीछे रहता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं, और शक संवत के साथ साथ एक परीक्षा में एक और संवत, अन्य काफ़ी सारे संवत हैं जो दरअसल हमारे काम के नहीं है, लेकिन फिर भी परीक्षा के अंतर्गत एक पूछ लिया गया था, हिजरी संवत। और हिजरी संवत का एक प्रश्न था, बीच में मैं बता देता हूं आपको ताकि आप लोगों को याद रहे। हिजरी संवत का जो पहला महीना होता है बच्चों, वो होता है मुहर्रम। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि हिजरी संवत का पहला महीना कौन सा होगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे हिजरी संवत का पहला महीना मुहर्रम होता है। लेकिन हिजरी संवत का अंतिम महीना कौन सा होगा बच्चों, हिजरी संवत का अंतिम महीना जो होगा जिलहिज होगा। और ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि हिजरी संवत का पहला महीना कौन सा है, मुहर्रम, और हिजरी संवत का जो अंतिम महीना है वो कौन सा होगा बच्चों, जिलहिज होगा। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि सर आप स्क्रीनशॉट हमें लेने दीजिए करो, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूं, और शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। तो नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं वापस तिथि त्योहार एवं मेलों की। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो शक संवत है ये चंद्रमा पर आधारित है, और तमाम जितने भी तिथि त्योहार होंगे, जितने भी मेले होंगे, वो शक संवत पर आधारित होगा। ऐसी स्थिति में हमको चंद्रमा का अध्ययन करना होगा। और आप लोगों को पता होगा एक महीने में 2 चंद्र पक्ष हुआ करते हैं। एक महीने में 2 जो चंद्र पक्ष होते हैं, एक का नाम कृष्ण पक्ष और एक का नाम शुक्ल पक्ष, लेकिन आप लोग को पता नहीं है कि वो कैसा होता है। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आप पूरा वीडियो देखेंगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आप कभी भी लाइफ में भूल नहीं पाओगे। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं इनके महीनों की। तो शक संवत में कुल 12 महीने होते हैं। शक संवत में कुल कितने महीने होते हैं बच्चों, 12 महीने होते हैं। और शक संवत के 12 महीनों में जो शक संवत का पहला महीना होता है वो होता है चैत्र, और शक संवत का जो अंतिम महीना होता है बच्चों वो होता है फाल्गुन। तो जरा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 12 महीनों के नाम, क्योंकि तिथि त्योहारों को समझने से पहले आपको इन 12 महीनों के नाम भी याद करने होंगे। तो शक संवत में कुल महीनों की संख्या कितनी होती है, एक वर्ष में शक संवत में 12 महीने होते हैं। सबसे पहला जो महीना होगा बच्चों वो होगा चैत्र। नंबर 2 दूसरा महीना कौन सा होगा, बैसाख। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन। फिर होगा बच्चों आपका कार्तिक,
इसके बाद आप ध्यान रखेंगे मार्गशीर्ष, जिसको हम अग्नि भी बोलते हैं, फिर होगा बच्चों पौष, फिर होगा माघ और अंतिम महीना होगा फाल्गुन। तो आप लोगों से पूछ लिया जाए कि शक संवत में कुल महीनों की संख्या कितनी होती है, तो शक संवत में 12 महीने होते हैं। कई सारे बच्चों को 12 महीनों के नाम याद नहीं है। ऐसी स्थिति में बच्चों आप क्या करेंगे, चौमासा से ध्यान रख लेंगे। इनको 4-4 चौमासा में बांट देंगे हम, 3-4, ये एक चौमासा हो गया। और इसको कैसे याद कर लेंगे, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। फिर एक चौमासा ले लेंगे दूसरा, सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक, सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक, सावन भाद्रपद अश्विन कार्तिक। और इसके बाद मार्गशीर्ष, जिसको हम अग्नि भी कहते हैं, अग्न पोष माघ फागण, अग्न पोष और माघ फागण। तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेंगे। और ऐसे दोस्तों आप लोग याद कर लेंगे 12 महीनों के नाम। जरा मैं एक आपको और बता दूं एक बात, कि जो अंग्रेजी कैलेंडर है, जब चैत्र का महीना चल रहा होता है बच्चों, उस वक्त आधा तो क्या इसमें आता है, ये मार्च में, और आधा किस में आता है बच्चों, अप्रैल में। ये आप ध्यान रखेंगे। चैत्र का महीना आधा तो मार्च में होगा और आधा किस में होगा, अप्रैल में। ठीक वैसे ही बैसाख का महीना किस में होगा बच्चों, आधा तो अप्रैल में होगा और आधा किस में होगा, मई में होगा। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का जो महीना होगा आधा मई और आधा जून। तो ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। देखो ज्येष्ठ में किससे कहते हैं, अपने उनसे बड़े को में क्या कहते हैं, जेठ जी कहते हैं। उनसे बड़े को क्या कहते हैं, जेठ जी, क्योंकि बड़ा। तो 12 महीनों में सबसे बड़ा होने के कारण इसे क्या कहा गया है, जेठ जी कहा गया है। तो 12 महीनों में सबसे बड़ा महीना आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा महीना कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा महीना ज्येष्ठ, क्योंकि यहाँ दिन बड़े होते हैं ज्येष्ठ के अंदर। आषाढ़ सावन भाद्रपद। देखो भादवे की जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे कि भादवे में आप लोगों से सर्वाधिक त्योहार के विषय में पूछा जा सकता है कि किस महीने में सर्वाधिक त्योहारों का आगमन होता है। तो आप लोग बता देंगे कि भादवे के महीने में सर्वाधिक त्योहार आया करते हैं। आश्विन, आश्विन को कुंवारों का, तो जिसे आप लोग कंवार कहेंगे, कुंवार नहीं, कंवारों का महीना कहा जाता है, कंवारों का महीना। कंवारा जिनकी शादी नहीं हो, कई सारे आप लोगों के साथ समझाएंगे कि जिनकी शादी नहीं होती उनको कुंवारे कहते हैं हमारे जैसे। लेकिन बच्चों यहाँ पर वो वाला कंवार नहीं है। कंवार का मतलब ये से रीते बादल जो गरजते तो हैं, दिखते तो हैं, लेकिन बरसते नहीं हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये से बादल आसमान में आएंगे जो आपको क्या करेंगे, दिखेंगे तो सही लेकिन बरसेंगे नहीं। उन्हें क्या कहा जाता है, कंवार कहा जाता है। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं। तो मार्गशीर्ष और पोष में आप लोग ध्यान रखेंगे, मार्गशीर्ष पोष माघ और फागणी हमने एक चौमासा बनाया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो फागुन होगा वो क्या होगा बच्चों, इनका अंतिम महीना होगा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अंतिम महीना जो आता है ये किस में होगा, आधा तो फरवरी में आता है और आधा किस में आएगा बच्चों, मार्च में आएगा। और ये अंतिम महीना कौन सा है यहाँ पर, फाल्गुन। फाल्गुन किस पर समाप्त हो रहा है, मार्च पर। तो फिर पहला महीना कौन सा जाएगा, चैत्र। तो आप लोग अंग्रेजी कैलेंडर से भी इन्हें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में आपको और बता दूं कि शक संवत में जो महीनों का निर्माण होता है ये चंद्रमा से होता है, चंद्रमा की कलाओं से होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और प्रत्येक महीने में 2 चंद्र पक्ष होते हैं, एक का नाम होता है कृष्ण पक्ष और एक का नाम होता है शुक्ल पक्ष। चंद्रमा क्या करता है बच्चों, 29.5 दिन के अंदर ही एक महीने को पूरा कर लेता है। दरअसल शक संवत में 365 दिन नहीं होते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जब इसमें 365 दिन नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्योंकि 29.5 दिन में ही महीना पूरा कर लेता है। तो इस महीने को कभी कभार हम जोड़ने के लिए कभी कभार दिन ज़्यादा चले जाते हैं, कभी कभार दिन कम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है बच्चों कि जो इनको संवत को लिखने वाले जो व्यक्ति होते हैं ये क्या करते हैं कि कभी कभार 2-2 तिथियां एक साथ कर देते हैं। आप लोगों को पता होगा, पंडित जी आते हैं और कहते हैं कि आज 1300 और 1400 दोनों सम्मिलित है। आपने कभी सुना कि आज 13 तारीख और 14 तारीख दोनों सम्मिलित है? तो अंग्रेजी वाले कैलेंडर में कभी भी मिक्स नहीं किया जा सकता, जबकि हमारा जो शक संवत है बच्चों इसमें 2-2, 3-3 तिथियां मिक्स कर ली जाती है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद
हमारी एक अतिरिक्त महीने का निर्माण हो जाता है और प्रत्येक 2 महीने के बाद अतिरिक्त महीने का निर्माण होता है, जिसे हमारे ज्योतिषी मिला करके एक अलग ही महीना बना देते हैं। और प्रति 2 वर्ष बाद आने वाला जो साल होगा बच्चों, वो होगा 13 महीनों का। प्रत्येक किसी न किसी एक महीने को डबल कर दिया जाएगा। आप लोगों को पता होगा सन 2018 में 2 ज्येष्ठ थे, क्योंकि वहाँ एक अतिरिक्त महीने का निर्माण हो गया था, जिसे हम पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लीप वर्ष के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के विषय में हम लोग कैसे समझे। तो प्रत्येक महीने में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ये होते हैं चंद्रमा पर आधारित। तो हम सबसे पहले चंद्रमा का अध्ययन कर लेते हैं। देखो, आपने चंद्रमा जरूर देखा होगा। मैं यहाँ पर चंद्रमा बनाता हूँ और ऐसा चंद्रमा आप लोगों ने जरूर देखा होगा। आप ध्यान रखेंगे, जिस दिन आपको चंद्रमा पूरा नजर आ जाए, जिस दिन आपको चांद पूरा नजर आ जाए, जिस दिन चंद्रमा पूरा नजर आएगा, उसकी तिथि का नाम होगा बच्चों पूर्णिमा। पूर्णिमा, चंद्रमा की पूरी चांदनी नजर आ जाए, पूर्ण चंद्रमा, पूरा चंद्रमा नजर आ जाए, तिथि क्या होगी? पूर्णिमा। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं कि जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल ही नजर नहीं आए, और जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल ही नजर नहीं आए बच्चों, तिथि होगी अमावस्या। आप लोग ध्यान रखेंगे, जिस दिन चंद्रमा पूरा नजर आ जाएगा, तिथि क्या होगी? पूर्णिमा। और जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल नजर नहीं आएगा, तिथि क्या होगी? अमावस्या। और जिस दिन वापस चंद्रमा पूरा नजर आ जाएगा, तिथि क्या होगी बच्चों? पूर्णिमा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको ये बातें ध्यान में आ गई तो आप लोग समझो कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आप कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। जिस दिन चंद्रमा पूरा नजर आ जाएगा, तिथि क्या होगी? पूर्णिमा। जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल नजर नहीं आएगा, तिथि क्या होगी? अमावस्या। अब देखो, पूर्णिमा का चांद देखा हमने पूरा था, पूर्णिमा के ठीक दूसरे दिन का चांद देखेंगे तो धीरे 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 चंद्रमा क्या होगा? कम होता जाएगा। और धीरे 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 चंद्रमा कम होते 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 क्या होगा कि 15वें दिन चंद्रमा बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा था, अब दूसरे दिन से धीरे 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 ये कम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ऐसे। तो बिल्कुल ही 15वें दिन चंद्रमा बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। और जिस दिन चांद बिल्कुल भी नजर नहीं आए बच्चों, तिथि क्या कहलाएगी? अमावस्या कहलाएगी। अब आपने में से अमावस्या का चांद तो किसी ने नहीं देखा होगा, क्योंकि अमावस्या के दिन चांद उदय नहीं होता है बच्चों। लेकिन अमावस्या के ठीक दूसरे दिन का चांद अगर आप में से किसी ने देखा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा होता है अमावस्या के दूसरे दिन का चांद, जिसे सभी जो हमारे कितने कवि लोग हुए हैं उन्होंने एक शब्द जो लिखा है, चांद का टुकड़ा। अमावस्या के ठीक दूसरे दिन जो हमें चंद्रमा नजर आता है वो इस प्रकार नजर आता है, एक चांद का टुकड़ा। और धीरे 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 ये चंद्रमा इस प्रकार बढ़ता जाता है, फिर आपको ऐसा नजर आएगा, फिर ऐसा नजर आएगा, और धीरे धीरे बढ़ते 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 वापस 15वें दिन चंद्रमा कैसा नजर आ जाएगा? पूरा नजर आ जाएगा। और बच्चों, जिस भी तिथि को चंद्रमा पूरा नजर आएगा, तिथि क्या कहलाएगी? पूर्णिमा। एक बार पुनः आप रिवाइज कर लेंगे, जिस तिथि को चंद्रमा पूरा नजर आएगा पूर्णिमा, और जिस तिथि को चंद्रमा बिल्कुल नजर नहीं आएगा अमावस्या। अब पूर्णिमा से धीरे धीरे गए तो चंद्रमा पूरा था, अब धीरे 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 कम होने लगा तो चंद्रमा का प्रकाश भी क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा। और आपको क्या नजर आएगा? चंद्रमा कम होएगा तो बच्चों अंधेरा। इधर हम बातचीत करते हैं कि इस दिन चंद्रमा बिल्कुल नहीं था, अमावस्या थी, घोर काली रात थी, लेकिन दूसरे दिन चांद का टुकड़ा हुआ, फिर धीरे 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 बढ़ा, तो आपको क्या नजर आएगा? उजाला नजर आएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसे हम अंधेरा पक्ष भी कहते हैं, इसे हम उजाला पक्ष भी कहते हैं। देखो, अंधेरा काला होता है इसलिए इसको क्या कह देते हैं बच्चों? कृष्ण पक्ष कह देते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और कृष्ण पक्ष को क्या भी कहते हैं? कजरा पक्ष भी कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और देखो, ये कृष्ण पक्ष हैं, इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, इसलिए बच्चों इसे बधी भी कहा जाता है। कृष्ण पक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, इसलिए इसको बधी भी कहा जाता है। और ये कृष्ण पक्ष अमावस्या पे पूर्ण हो जाता है, इसलिए बच्चों इसे अमांत भी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे।
इधर उजाला पक्ष है और इसको हम क्या भी कहते हैं, शुक्ल पक्ष भी कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और देखो आप लोग ध्यान रखेंगे कि दुनिया के तमाम शुभ कार्य इसी पक्ष में किए जाते हैं, इसलिए इसको सुधी भी कहते हैं। और ये पूर्णिमा पर अंत होता है, इसलिए इसको पूर्णिमांत भी कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, निश्चित ही बात समझ में आ गई होगी आपके कि पूर्णिमा के बाद का जो पक्ष होगा वो होगा कृष्ण पक्ष, और अमावस्या के बाद का जो पक्ष होगा वो होगा शुक्ल पक्ष। अब हम बातचीत करते हैं शक संवत की। अब देखो इनमें शक संवत को शुरू करते हैं तो शक संवत की पहली तिथि होती है चैत्र शुक्ला एकम प्रतिपदा या पड़वा। इसे पड़वा भी कहा जाता है, एकम भी कहा जाता है, प्रतिपदा भी कहा जाता है। तो चैत्र शुक्ला एकम के दिन शक संवत की शुरुआत होती है। अब हम आगे बातचीत करते हैं कि इसका अंत कब होता है। तो चैत्र, अब आप देखेंगे शुक्ल पक्ष किससे चालू होता है, अमावस्या के बाद। तो शक संवत की अंतिम तिथि चैत्र अमावस्या, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। शक संवत की अंतिम तिथि क्या है, चैत्र अमावस्या, और शक संवत की प्रथम तिथि क्या है, चैत्र शुक्ला एकम। इसका मतलब शक संवत की शुरुआत कहाँ से होती है, कौन से महीने से होती है, चैत्र के महीने से होती है, कौन से पक्ष से होती है, शुक्ल पक्ष से होती है। शक संवत में कोई भी महीना किस महीने पर पूर्ण हो जाता है, पूर्णिमा पर महीने का भी क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं इसी को आगे बढ़ाते हुए। तो मैं कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग मुझे जवाब देंगे। मैं ऐसे पूछ लूं आपसे कि कृष्ण पक्ष की, बहुत बढ़िया है, आप लोग अच्छे से जुड़ेंगे, कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को क्या होगा, कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को क्या होगा, आप लोग मुझे उत्तर बताएंगे। कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को क्या होगा। फिर मैं लिख देता हूं शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को क्या होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोनों बातें आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि शक संवत का प्रारंभ चैत्र शुक्ला एकम के दिन, जबकि शक संवत की अंतिम तिथि कौन सी होगी, चैत्र अमावस्या होगी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। हम इसी को आगे बढ़ाते हैं और एक और प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, जिस वर्ष परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, बहुत बढ़िया प्रश्न है, मैं इसको लास्ट में बताऊंगा ताकि आप लोग समझ सके। इस वर्ष अजमेर के अंदर जो पुष्कर है, पुष्कर का मेला कब लगेगा। आरएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि बताइए इस वर्ष पुष्कर का मेला कब लगेगा। ऑप्शन दे दिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर, इनमें से आपको उत्तर देना है। तो आप लोग सोचते रहिए कि पुष्कर का मेला कब लगेगा, तब तक मैं आपको कुछ और जानकारी दे देता हूं। और साथ में आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, देखो मैं एक तिथि लिखता हूं यहाँ पर, तिथि है भाद्रपद पूर्णिमा। ये भी एक तरह से आप लोगों के साथ प्रश्न है। आज की तिथि है भाद्रपद पूर्णिमा। तो बच्चों आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि ठीक दूसरे दिन की तिथि कौन सी होगी। आपके पास 4 प्रश्न हैं, अगर ये चारों प्रश्न आपने सही उत्तर दिए तो आप लोग कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष समझ चुके हैं। तो मैं बातचीत करता हूं पहले प्रश्न से कि कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को क्या होगा। जरा हम देख लेते हैं कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को क्या होगा, अमावस्या। काफी सारे बच्चों ने बढ़िया उत्तर दिया। कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि को क्या होगी भाई साहब, सॉरी, कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि क्या होगी, अमावस्या। शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि, शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि क्या होगी, पूर्णिमा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बातचीत कर लेते हैं कि आज की तिथि भाद्रपद पूर्णिमा है, ठीक दूसरे दिन की तिथि कौन सी होगी। तो भाद्रपद पूर्णिमा, पूर्णिमा पर महीने का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो दूसरा महीना जो स्टार्ट होगा भादवे के बाद कौन सा होगा। मैंने चौमासे में आप लोगों को बताया था कि श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। तो ये आश्विन को हम आसोज भी बोलते हैं, आप ध्यान रखेंगे। आश्विन को हम क्या भी बोलते हैं, आसोज भी बोलते हैं, आसोज। अब भाद्रपद पूर्णिमा, महीने का अंत किस पर हो गया, पूर्णिमा। तो शक संवत में महीने का प्रारंभ किस पक्ष से हो रहा है, कृष्ण पक्ष से, और पहली तिथि एकम होगी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखो
भाद्रपद पूर्णिमा, भाद्रव की पूर्णिमा के ठीक दूसरे दिन की तिथि क्या होगी? आश्विन कृष्ण पक्ष की एकम, क्योंकि शक संवत में महीने की शुरुआत कौन से पक्ष से होती है? कृष्ण पक्ष से होती है। अब हमारा आज का जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो आरएस की परीक्षा के अंतर्गत भी आप पूछा गया है कि इस वर्ष पुष्कर का रंगीन मेला, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला मेला, राजस्थान का रंगीन मेला, राजस्थान में सर्वाधिक दिनों तक लगने वाला पशु मेला जो पुष्कर का मेला है, ये किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो आप लोगों को मैंने बताया कि कार्तिक का जो महीना होगा आधा तो अक्टूबर में होगा और आधा किस में होगा? नवंबर में। मतलब कार्तिक के महीने की शुरुआत तो अक्टूबर से होगी, जबकि अंत किस पर होगा? नवंबर में होगा। और चारों ऑप्शन में दे रखे हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आप क्या करेंगे? क्योंकि महीने का अंत किस पर होता है? पूर्णिमा पर। तो कार्तिक का अंत किस पर होगा? कार्तिक पूर्णिमा पर। और कार्तिक पूर्णिमा हमेशा किस महीने में आएगी? नवंबर में। क्योंकि आधा तो किस में होगा? अक्टूबर में, और आधा किस में होता है? नवंबर में। तो लास्ट वाला जो सिस्टम होगा वो किस में होगा? नवंबर में। बच्चों जरूर आपको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष समझ में आए होंगे। नहीं आए हो तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कमेंट करके बता देंगे। मैं पुनः आप लोगों को लाइव होकर के वापस से एक अलग ही कक्षा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की भी समझाऊंगा। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए तिथि त्योहारों से संबंधित कहावत, जो हमारी राजस्थानी कहावत है, उस राजस्थानी कहावत की हम बातचीत करते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए थे मुझे कि सर स्क्रीनशॉट लेने दिया करो हमें, तो आप लोग ले लेंगे और शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट बातचीत करते हैं त्योहारों से संबंधित। हम यहीं से त्योहारों की शुरुआत करते हैं। तो देखो कई बार पूछा गया है कि त्योहारों की शुरुआत कौन से त्योहार से होती है? तो हमारे यहाँ राजस्थानी भाषा में ये एक कहावत प्रचलित है कि तीजा त्योहारा बावली ले डूबी गणगौर। तीजा त्योहारा बावली, बावली का मतलब पागल, गिल्ली, एक्साइट, उत्साहित हो रही है। तीज क्या हो रही है? उत्साहित हो रही है। तो त्योहारों से संबंधित एक कहावत प्रचलित है, तीजा त्योहारा बावली ले डूबी गणगौर। त्योहारों की शुरुआत तीज माता से मानी जाती है, सावणी तीज से मानी जाती है, छोटी तीज से मानी जाती है, जबकि त्योहारों का अंत गणगौर पर माना जाता है। बच्चों गणगौर के बाद भी त्योहार आते हैं, हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारी कविंदतियाँ रही है, हमारी ऐसी श्रुतियाँ हैं, हमारे यहाँ कहावतें प्रचलित हो गई कि तीजा त्योहारा बावली ले डूबी गणगौर। तो आप लोग परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे, गणगौर पर त्योहार समाप्त हो जाते हैं, जबकि चालू किस पर होंगे? तीज पर। तो आइए बच्चों हम पढ़ते हैं आज का पहला त्योहार छोटी तीज। पहला जो त्योहार है बच्चों वो हम पढ़ रहे हैं छोटी तीज। देखो छोटी तीज आती कब है? सावन में आती है, तो आप लोग इसे कह सकते हैं सावणी तीज। छोटी तीज आती कब है? सावन में आती है, तो आप इसे क्या कह सकते हैं? सावणी तीज। और सावन में क्या नजर आता है? सावन में हरा हरा नजर आता है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं हरियाली तीज। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे, छोटी तीज, सावणी तीज या हरियाली तीज। बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों का हो सकता है। त्योहारों की शुरुआत कौन सी तिथि से होती है ये सब भी पूछ सकता है। छोटी तीज कब मनाई जाती है ये भी पूछ सकता है। अब देखो बहुत आसान है याद रखना, इसने दे रखा है छोटी तीज, तो तीज के दिन ही होगी सावणी तीज, मतलब सावन में होगी, सावन की तीज के दिन तीज। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में। तो अभी अभी सर ने बताया था कि दुनिया के सभी अच्छे कार्य शुक्ल पक्ष में किए जाते हैं। तो छोटी तीज कब मनाई जाएगी? तिथि हो जाएगी इसकी श्रावण शुक्ला तृतीया के दिन। श्रावण शुक्ला तृतीया के दिन हमारे राजस्थान में जो त्योहार मनाया जाएगा वो होता है बच्चों छोटी तीज। जरा हम देख लेते हैं तीज है प्रसिद्ध कहाँ की। तो आप लोग ध्यान रखेंगे तीज, ये जो छोटी तीज है ये जयपुर की प्रसिद्ध है। यहाँ की सवारियाँ भी कहाँ की प्रसिद्ध है बच्चों? सवारियाँ भी जयपुर की ही प्रसिद्ध है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि तीज जो छोटी तीज है, छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। तीज माता की सवारियाँ भी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो इस तीज माता की सवारियाँ भी जयपुर की प्रसिद्ध है। एक और प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान पर्यटन विभाग का
आरटीडीसी के 5 सितारा होटल हैं। रिट की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। आरटीडीसी राजस्थान पर्यटन विभाग के 5 सितारा होटल तीज। 5 स्टार होटल का नाम है होटल तीज और 5 स्टार होटल का नाम है होटल गणगौर। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, होटल तीज और होटल गणगौर राजस्थान पर्यटन विभाग की 5 सितारा होटलें हैं और ये भी है कहाँ पर बच्चों, ये भी जयपुर में ही है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं कि तीज माता है किसका प्रतीक। तीज के दिन कौन सी माता की पूजा की जाती है? तो आप ध्यान रखेंगे, तीज माता पार्वती का प्रतीक है। पार्वती माता की पूजा की जाती है तीज के दिन। तीज किसका प्रतीक है? पार्वती माता का। और तीज का व्रत रखते कौन है? ये तीज जो त्योहार है, तीज त्योहार है किनका? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, तीज विवाहित महिलाएं। तीज किनका त्योहार है? विवाहित महिलाएं। विवाहित महिलाओं के साथ साथ क्या होगा? कुंवारी कन्या हैं। तो तीज विवाहित महिलाएं और कुंवारी कन्याओं का त्योहार है, ये आप ध्यान रखेंगे। देखो, विवाहित महिलाएं अपने पति की वैलिडिटी बढ़ाने के लिए, अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए, अपनी पति की लंबी उम्र की कामना के लिए तीज माता का व्रत रखती हैं। जबकि कुंवारी कन्याएं मनोनुकूल पति के लिए, उनके मन के अनुसार चलने वाले पति के कामना के लिए पार्वती जी का व्रत किया करती है, ये आप ध्यान रखेंगे। आप एक और बात ध्यान रखेंगे इसमें बच्चों कि हमारे यहाँ राजस्थान में ऐसा चलन रहा है कि नवनवेली दुल्हन जब पहली बार ससुराल में आती है, उस वक्त होता क्या है कि वह पहले सावन में, अपने शादी के बाद पहले सावन में सास और बहू एक छत के नीचे नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में बहू सावन के महीने में अपने पियर चली जाती है और इधर से ससुराल से इस तीज माता के व्रत के दिन उस दुल्हन के खाने पीने और श्रृंगार के सामान भेजे जाते हैं, जिन्हें सिंजारा कहा जाता है। तो तीज माता के व्रत के दिन सिंजारा भी भेजा जाता है और सिंजारा बहुत बढ़िया बढ़िया परीक्षाओं में पूछा गया है, लिखित परीक्षाओं में भी सिंजारा पूछा रखा गया है कि तीज माता के व्रत के दिन जो खाने पीने और श्रृंगार के सामान भेजे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सिंजारा कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये थी बात बच्चों तीज की। अब तीज के बाद अगर हम नेक्स्ट बातचीत करते हैं, नेक्स्ट त्यौहार पर अगर हम बढ़ते हैं तो सावन के अंदर देखो पहला जो त्यौहार आता है इसी तीज को माना जाता है। अब सावन में हम आगे बढ़ते हैं तो तीज के बाद दूसरा कौन सा त्यौहार आएगा उसको जानने से पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग समझ सके, वापस से आप लोग इन्हें देख सके। शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट बातचीत करते हैं नेक्स्ट त्यौहार की। तो देखो, इस तीज के बाद जो त्योहार होगा वो कौन सा होगा ये हम देख लेते हैं। तो तीज के बाद बच्चों याद कीजिए, आपने आपके जीवन में ज़्यादा नहीं तो भी कम से भी कम 20-20 बार, 25-25 बार तीज देखी होगी आपने कई बार। जो ऐसे त्यौहार, क्योंकि आप 20-25 वर्ष के तो होंगे सही, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद कौन सा त्यौहार आता है हमारा? रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन के दिन जो हम एक और बात लिखते हैं उसे हम कहते हैं सत्य पूर्णिमा। और इसी सत्य पूर्णिमा को कहा जाता है बच्चों नारियल पूर्णिमा। नारियल पूर्णिमा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि तीज के बाद दूसरा त्योहार कौन सा होगा? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन इसे हम कहते हैं सत्य पूर्णिमा कब मनाई जाती है या नारियल पूर्णिमा कब मनाई जाती है? तो आप ध्यान रखेंगे श्रावणी पूर्णिमा के दिन, श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ क्या मनाया जाता है? रक्षाबंधन। बहन बड़े ही प्रेम से अपने भाई के राखी बांधती है एवं रक्षा की मांग करती हैं कि कभी भविष्य में मेरे ऊपर संकट आए तो भाई मेरी रक्षा करना। ऐसा भाई और बहन के प्रेम का त्यौहार है रक्षाबंधन, जो सावन की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सावन की पूर्णिमा को ही सत्य पूर्णिमा कहा जाता है और सावन की पूर्णिमा को ही नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है, यह आप ध्यान रखेंगे।
इस दिन आप लोगों को ये भी पता रखना है कि रक्षाबंधन के दिन यज्ञोपवीत, बच्चों में यज्ञोपवीत कहते हैं जनेव को, यज्ञोपवीत, रक्षाबंधन के दिन यज्ञोपवीत बदलने का, जो यज्ञोपवीत बदलने का बहुत अच्छा दिन होता है। रक्षाबंधन के दिन जो यज्ञोपवीत जो पहनी जाती है ब्राह्मण बंधुओं के द्वारा, क्षत्रिय बंधुओं के द्वारा एवं अन्य के भी द्वारा भी आप लोग सब पहन सकते हैं जनेऊ। यज्ञोपवीत संस्कारी होता है और मेरे हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति का यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए, क्योंकि जब हम गुरुकुल में पहले पढ़ने जाया करते थे तो गुरुजी यज्ञोपवीत संस्कार करवाते थे। जिसका भी यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसका दोबार जन्म माना जाता है, इसलिए द्विज कहा जाता है। ब्राह्मणों का प्रायवाची शब्द द्विज क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका दोबार जन्म होता है। कब होता है? जब वो जनेऊ धारण करते हैं। तो उस जनेऊ को बदलने का सबसे अच्छा दिन जो होता है वो भी कौन सा होता है? रक्षाबंधन। मैं आपको एक और बात बता दूं, रक्षाबंधन के दिन हमारे बर्फानी बाबा, जिसे हम कहते हैं अमरनाथ, रक्षाबंधन के दिन अमरनाथ यात्रा समाप्त हो जाती है। रक्षाबंधन के दिन बच्चों क्या हो जाती है? अमरनाथ यात्रा समाप्त हो जाती है। फिर ये अमरनाथ यात्रा चालू कब होती है? अमरनाथ यात्रा आप लोग ध्यान रखेंगे कि पहले से ही बर्फानी बाबा के बर्फ का शिवलिंग बनकर के तैयार हो जाता है, जो लोगों को आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के दिन दिखाने के लिए खोल दिया जाता है। आप सभी लोग उनके दर्शन करते हैं, लेकिन सावन की पूर्णिमा के दिन वो पिघलते पिघलते बिल्कुल नष्ट हो जाता है और सावनी पूर्णिमा से अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी जाती है। फिर आपको बर्फानी बाबा के दर्शन नहीं करवाए जाते हैं। तो ये थी बात हमारी पहली क्लास की। हम लोगों ने आज शक संवत, विक्रमी संवत, शक संवत के 12 महीने, हिजरी संवत की बातें और पहला जो त्यौहार चालू होता है तीज, मतलब हम त्योहारों को चालू कर चुके हैं। आगे ही राजस्थान के महत्वपूर्ण त्योहार एवं उन पर लगने वाले मेले जानने के लिए प्लीज़ आप लोग कल की क्लास भी देखिए। और आज की कक्षा आपको पसंद आई हो तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। बाकी सारे के सारे त्यौहार मैं आपको नेक्स्ट की क्लास में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है।